एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है आज 2020 सेवन सेट वाई जेड के कुछ जो क्वेश्चन पार्ट बचे हुए थे जो कि 8 मार्क्स के हैं। ये सारे क्वेश्चन आज 8 मार्क्स जो आते हैं ये करेंगे। बहुत इजी होते हैं। वैसे इसमें देखा जाए तो दो पार्ट होते हैं, दो में से एक पार्ट तो आप लोगों को आ ही जाता है, तो इस पर ज़्यादा फोकस वैसे अगर हम लोग ना भी करें तब भी ये बन जाते हैं क्योंकि इजी होते हैं। और इसके पहले जो फिफ्थ 5 नंबर वाले जो बताए गए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जरा देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देखकर ये तो हमको आ जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा आपको सलाह देंगे कि आप थोड़ी सी हमारी बात को सुने, थोड़ा सा कुछ और पॉइंट भी आप लोगों को हम क्लियर कराएंगे। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों से कह रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय। पहला समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ये आप लोगों को दिया गया है। दूसरा दिया गया है y प्लस 3z इज इक्वल टू 11 है, इज इक्वल टू 11 है ये। और उसके बाद फिर जो है थर्ड क्वेश्चन है x माइनस टू आई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस टू आई प्लस जेड। इसको आव्यूह विधि से हल करना है। अच्छा, होता क्या है कि जो ये समीकरण दिए गए हैं इसको आव्यूह के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो समीकरण का जो आव्यूह रूप होता है सभी बच्चे याद रखेंगे, ए एक्स बराबर बी होता है। मतलब ए का ए क्या होता है, जो एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं कॉफिशिएंट उनका एक आव्यूह बन करके आता है। इस तरह से सभी में से लिखा जाए। देखिए 1 1 1, तो ये ए जो है इसको लिखा जाएगा 1 1 1। और यहाँ पर 0 इंटू एक्स आप लोग लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 0 1 3 0 1 3। और यहाँ पर 1 इसका गुणांक है और ये -2 है और ये जेड 1 है। इस तरह से आ जाएगा। और एक्स में चर रखे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ए एक्स इज इक्वल टू बी है, इसमें चर जो एक्स वाई जेड इंक्लूड होते हैं वो ये होता है, इज इक्वल टू 6 11 0। तो अब जरा थोड़ा एक बात ध्यान से सुनिए। अब आप लोगों को चर का वैल्यू निकालना है, अर्थात इस x की वैल्यू निकालना है आप लोगों को। तो देखिए कैसे इसका मेथड क्या होता है। ये मेथड है, सभी अच्छे बच्चे जो भी मतलब एग्जाम में अपनी कॉपी में हट करके थोड़ा लिखना चाहते हैं इस तरह से थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये आव्यूह रूप में समीकरण होता है, ठीक है ना। अब आपको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मतलब यहाँ x सिंगल होना चाहिए। तो टेकिंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में आप ए इनवर्स ले लीजिए। ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ये। और आपको मालूम है कि इनवर्स की परिभाषा ये बोलती है कि ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अर्थात तस्म का भी हुआ जाता है। इसकी जगह आपको आई मिल जाएगा, ये एक्स है। और इसके बाद यहाँ ए इनवर्स बी, तो ये आई एक्स। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तस्मा का भी हुआ है, इसकी वैल्यू हमेशा एक इक्वल ही होता है, इसलिए ये एक्स हो जाएगा जितना भी ये। अब आपको ये हल मिला, ये सॉल्यूशन मिला। वैसे मैट्रिक्स विधि में आप लोग देख रहे हैं कि ए इनवर्स बी, अर्थात अब आप लोगों को ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। जो ये ए है और ये ए मैट्रिक्स यही वाला बनेगा, ये है, ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप लोग जो है ए इनवर्स और बी का करेंगे मल्टीप्लाई, और उसके बाद फिर बराबर कर देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए जरा इसको हम थोड़ा सा और भी अच्छे बच्चों के लिए बता देते हैं। क्वेश्चन तो हम ज़्यादा विशेष नहीं ध्यान देंगे, मतलब कैलकुलेशन तो आप कर ही लेते हो, लेकिन कुछ और भी बता दें। जैसे मान लीजिए कि अब हम इसका प्रोडक्ट कराएं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, 1 1 1 है और इनका इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। ये 3 क्रॉस 3 है और ये कितना है 3। इसमें 3 पंक्तियां हैं, एक कॉलम है, 3 क्रॉस 1 है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 क्रॉस 1 का मिलेगा आपको फिर से मैट्रिक्स। तो देखिए ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो कितना आएगा, 1 का x से होगा तो देखिए x आएगा, समझ से जाइए। 1 का y से होगा तो कितना आएगा, प्लस y आएगा। इसके बाद फिर 1 का z से होगा तो प्लस का कितना आएगा, z आएगा। दूसरा वाला देखते हैं, 1 है 0, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है 1y के साथ तो y आएगा। इसके बाद 3 का y के साथ होगा तो प्लस 3y आएगा। और इसके बाद ये जो है नीचे वाला, ये नीचे वाले रो का करेंगे इस कॉलम के साथ में, तो 1 का प्रोडक्ट पहले x से होगा तो x आया, प्लस इसके बाद -2 का इस y से होगा -2i। एक मिनट बेटा, हो जाएगा -2i। और इसके बाद फिर जो है x -2i, इसके बाद प्लस आ जाएगा z। अब देखिए जरा ये प्राप्त हुआ है इतना,
और इज इक्वल टू बाद अगल के दिया है 6, 11 और 0 ये दिया गया है। अब आप लोग दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो संगत अवयव बराबर करेंगे तो वापस से समीकरण मिल जाएंगे। इसीलिए बच्चों ये समीकरण को अवयव रूप इस प्रकार से लिखा जाता है। यहीं तक इम्पोर्टेंट था जो हमें बताना था, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए जरा ए इक्वल टू ये हो गया है, ए इक्वल टू आप लोगों ने ये वाला मैट्रिक्स ले लिया, एक्स इज इक्वल टू आप लोगों ने ये चर वाला जो मैट्रिक्स बनाया है चर नंबर लेकर के, और ये जो है ये लास्ट में जो कांस्टेंट्स है उनका जो ये हो गया। अब आप लोगों को ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन में बताया गया कि ए इनवर्स आपको चाहिए, तो ए इनवर्स चाहिए तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट देखते हो। अगर ए 0 के बराबर आ रहा है तो समझ लीजिए कि इसका इनवर्स निकाला ही नहीं जा सकता है इस मैट्रिक्स का, ये जो आव्यूह दिया गया है। और अगर ए इनवर्स ए डिटर्मिनेंट जो ए का है अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो ही निकाला जा सकता है। देख लेते हैं, जरूरत भी पड़ेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। ए इक्वल टू आप लोगों को दिया गया है तो इससे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले। जैसे ये लेंगे तो ये आप निकाल सकते हो, तो इसका आंसर कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ए इनवर्स निकाला जा सकता है। अब होगा क्या कि जो ये आव्यूह ए दिया गया है इसके सभी सह खंडों से निर्मित आव्यूह निकालेंगे। सह खंड मतलब जैसे ये एलिमेंट है तो इसको ये वाला कॉलम और ये रो कैंसिल कर दिया जाएगा, तो जो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बचेगा ये इस एलिमेंट का सह खंड होगा। तो इसमें 1 2 3 4 इसमें 9 एलिमेंट है टोटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 9 सह खंड आएंगे, वो सब आपको निकालने होंगे। तो हम आपको बड़ी छोटा सा तरीका बताते हैं कैसे निकालते हैं, हो सकता है आपको पसंद आए। तो देखिए जरा ए मैट्रिक्स जो दिया गया है, ए मैट्रिक्स को एक बार हम यहाँ पर देखिए लिख कर दिखा देते हैं। ए ये है, ए मैट्रिक्स दिया गया है। पहले कितना है 1 1 1, इसके बाद है नेक्स्ट 0 1 3 0 1 3 और इसके बाद है 1 -2 1 1 -2 1। तो अब आप लोग देखिए जरा इसमें कैसे निकालते हैं, गलती नहीं होगी आप लोगों से। चिन्ह बाद में ध्यान रखेंगे लेकिन पहले आप इसको कैसे करें। पहले हम इसका निकालते हैं सह खंड, तो इसी की जगह बैठेगा यहीं पर आएगा पहले ही नंबर पर। तो मतलब ये कैंसिल कर दिया जाएगा, ये कैंसिल कर दिया जाएगा, बचेगा 1 3 -2 1 ये लिखा हुआ है। इसके बाद चिन्ह भी नहीं लगाने, बाद में लगाएंगे। इसके बाद जो है ये 1 ये कैंसिल होगा ये, तो देखिए इसका सह खंड निकाला जा रहा है। तो इसका अगर निकालेंगे तो इसी जगह बैठेगा ये, तो बचेगा क्या इसमें, इसमें से बचेगा 0 1 3 1 ये लिखा हुआ है। इस प्रकार से देखिए 1 का निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 1 1 -2 ये आ जाएगा। इस प्रकार से सब निकाल सकते हैं आप लोग। जैसे 0 का निकालेंगे तो 0 में ये वाली रो कैंसिल होगी और ये वाला कॉलम कैंसिल होगा, तो 1 1 -2 1 इस तरह से। अब इसके बाद चिन्ह भी जानते हैं, बाकी आप कर लेंगे। तो ये प्लस होता है पहला, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह लगा देंगे। अब इनको सॉल्व करना है, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, मतलब 1 और -6 अर्थात कुल मिलाकर के 7 आएगा। फिर इसी प्रकार से 0 हो जाएगा, -3 लेकिन बाहर माइनस लगा 3 आएगा। बाकी आप इसको आप लोग अब कर ही सकते हो। तो ये आया सी। जब ये मतलब सह खंडों से निर्मित आव्यूह आ जाता है तो फिर हम लोग इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट होता है जो ये सी आप लोगों ने प्राप्त किया है, ये आव्यूह है सी, ये सी बराबर आव्यूह मिला है आपको। तो इसका जो है परिवर्त मतलब इसके जो रो है वो चली जाएगी कॉलम में। तो 7 3 -1 देखिए कॉलम में आ गई। इसके बाद -3 0 3 ये भी कॉलम में आ गया, 2 -3 ये 1 ये भी कॉलम में आ गया। तो ये परिवर्त है, ये निकल के आया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। अब ए इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 9 निकल के आई थी, मॉड ऑफ ए मतलब नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू 9 है। तो 1/9 और बाकी ये रखा हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको पता है कि जो हमने सॉल्व किया था, जो ax बराबर b जो इक्वेशन लिया था इसको सॉल्व किया था, तो इसमें x इज इक्वल टू a इनवर्स b आ रहा था। तो अब आपको a और b का इनवर्स मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो a इनवर्स देखिए ये है कंप्लीट, ये वैल्यू पूरा रखा हुआ है इस इनटू, और b मैट्रिक्स आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये वाला है। अब इनका मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई एक दो स्टेप में समझ लेते हैं। पहले आप लोग इस वाले पूरे रो का इस कॉलम से करेंगे। देखो 7 का किससे होगा, 6 से, 42, -3 × 11 33, फिर तीसरा वाला 0 है, हर एक में 0 आ जाएगा। तो ये आ गया।
इसके बाद 3 18 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, इसमें 0 2 0 हो गए, -6, फिर 3 से 11 से होगा 33, ये इनको जब जोड़ेंगे पूरा कंप्लीट तो 9 आएगा, 18 27। अब बाद में ये 1/9 का मल्टीप्लाई करा देंगे, उसके बाद कंपेयरिंग करा देंगे, आ जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। हमें पता है कि आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा और आप यही करोगे, इसके आगे वाले नहीं करोगे, ठीक है ना। ठीक है, जो जल्दी हो जाए वही करो, एग्जाम है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, इसमें 2 पार्ट है बेटा, और ये जो है 5 मार्क्स का आया हुआ है, और इसके बाद वाला शायद 4 के हैं शायद, देख लीजिएगा जैसा भी हो। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये डिटरमिनेंट दिया गया है, सारणिक है, इसका ए क्यूब लाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना आसान आ गया है, लेकिन एक पार्ट 2 पार्ट में बन के आ रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा। ए है a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, 2a 3a प्लस 2b, 4a प्लस 3b प्लस 2c, और 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c। अब आपको पता है कि किसी भी डिटरमिनेंट में 2 जीरो क्रम से कहीं भी मिल जाए, 2 जीरो क्रम से कहीं भी, बाकी यहाँ चाहे कोई भी नंबर चाहे जो भी दिया गया हो, लेकिन 2 जीरो क्रम से मिल जाए, क्रम से 2 जीरो आप ढूंढा करते हो। तो इसमें से देख रहे हैं कि अगर 2 का मल्टीप्लाई करा दिया जाए, ये जो पहला रो है R1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा करके अगर सेकंड वाले में घटा दिया जाए, वही किया है देखो, R1 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया, सेकंड वाले में से घटा दिया, अर्थात R2 अब चेंज हो रही है, तो R2 चेंजिंग टू R2 माइनस 2R1। इसी प्रकार से अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए और इसमें से घटा दिया जाए तो 0 मिल जाएगा, 2 जीरो हो गए। तो यही काम करेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें से 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें घट जाएगा तो 0 आ गया, बाकी पहला वाला रो तो वही है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें घटेगा तो देखो 2b कट जाएगा, बाकी यहाँ पर a बच जाएगा। इसी प्रकार इसमें से 2 का मल्टीप्लाई करके घटाया जाएगा तो ये कट जाएगा, बाकी घट करके ये बच जाएगा। घटा के देखिएगा, हो जाएगा यही। इसके बाद फिर जो है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके घटाया जाएगा तो भी 0 आ जाएगा। इसके बाद ये घटाया जाएगा 3a आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कराते हुए इसको अगर घटाया जाएगा तो ये आ जाएगा। अब आप ऐसे कैंसिल करते हो, देखिए 2 जीरो लगातार है, तो यहाँ से चलेंगे और इसके बाद ये नंबर कटेगा लास्ट में। तो अगर यहाँ 1 नहीं है, ध्यान रखिएगा 1 नहीं है तो पहले इससे कॉमन निकल जाएगा पूरे से, देखो a बाहर हम निकल लिया है, और इसके बाद इसका चिन्ह तुरंत बाहर आता है, बताया गया था, ये प्लस होता है, फर्स्ट वाला है तो प्लस भी बाहर हो गया, प्लस ए बाहर हो जाएगा। अब इसके बाद ये पूरा पूरा इस तरह से कैंसिल, तो ये डिटरमिनेंट बचेगा। तो इससे भी देखो एक बात है, यहाँ से भी ए कॉमन निकल रहा है, इस कॉलम से भी ए, तो ये भी ए निकल जाएगा, तो फिर ए स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्क्वायर हो गया 1 3 और इतना बचा, तो यहाँ से आप 3 का मल्टीप्लाई करके फिर भी कर सकते हो, फिर से अगर ऑपरेशन लगाना चाहो, नहीं तो सीधे इसका जो है आपको पता है कि इसका मल्टीप्लाई इससे होगा माइनस इसका इससे होगा, तो इस तरह से आप लोग इसको जो है ए क्यूब आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल था। इसके बाद इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा, ये सेकंड पार्ट है, आपको वेक्टर दिए गए हैं, तो जैसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सदिश ये वाला है और ये वाला है, ये वाला 3 सदिश दिए गए हैं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी तो क्लियर है कि एक कोण 90 अंश का होगा। तो इसके तो कई तरीके बन जाते हैं, जैसे ए बी अगर दिया गया बी सी, तो इनका मॉड निकाल लो, और इसके बाद जो है जैसे ये आ गया, तो इसमें से एक भुजा का स्क्वायर करेंगे, मॉडुलस जो होता है एक का अगर स्क्वायर करेंगे तो शेष दोनों के योग के बराबर होता है। मतलब जो है √41 है, सबसे बड़ी भुजा है, इसका स्क्वायर किया जाए बराबर √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर, ये कर देंगे तो ये आप लोगों को देखो ये मिल जाएगा 41 बराबर, शायद 41 मिल जाएगा, मिले शायद क्या मिल ही जाएगा। तो 41 = 41, अर्थात ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इसका दूसरा रास्ता भी होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, आपको पता है, दो वेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर अगर ए ले लिया जाए, उसको वेक्टर बी ले लिया जाए, किसी भी साइड को डायरेक्शन कर लीजिए, ऐसे कर दे रहे हैं, तो इसको अगर बी ले लिया जाए तो ए डॉट बी निकालेंगे तो ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 आएगा अगर लंब होगा तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका, नहीं इसमें एक चीज और बोल रहा था, इसके साथ शेष कोणों को भी ज्ञात करो, ये पुछल्ला है, पुछल्ला लगा दिया देखो इसमें, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा 2i कैप माइनस ए, देखो ए का वैल्यू हम लोगों ने रखा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसके बाद है प्लस 3, ये है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब ए डॉट बी हो रहा है, तो इसमें देखिए 2 का मल्टीप्लाई 100 होगा, 2 आ जाएगा, -3 और -5 0 हो गया, तो 90 डिग्री प्रूफ हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद फिर आपको बी डॉट सी और ये जो है सी डॉट, ये दो और निकालने पड़ेंगे, उसका मतलब है कि आप लोगों को क्या निकालना है,
एंगल निकालना ना, कोण निकालना, शेष कोण। क्योंकि आप लोग अगर दो वेक्टर दिए गए हैं, जैसे एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो इनके बीच का जो कोण होता है cos थीटा इज इक्वल टू हो जाता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग जो है इसका, अगर हम लोगों को एंगल निकालना है तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा और सबके बीच का निकालना है, क्योंकि वो बोल रहा था कि जो है शेष दोनों कोणों को भी निकालो। तो ये तो 90 डिग्री प्रूफ हो गया यहाँ से, अगर सवाल होता तो इतने हो जाता, लेकिन और कोण भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो बी डॉट सी भी निकाल लिया, आप निकाल सकते हो, बी और सी का डॉट प्रोडक्ट 35 आ रहा है, और इसके बाद ये तो बी और सी के बीच का कोण देखिए जरा क्या बन जाएगा, इसमें फार्मूला लगाया। अब ये वैल्यू आपको रखनी है, जितनी आ जाए तो अपना रख करके इसको आंसर जो भी आए तो वही इसका हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे थीटा वन बराबर अगर करके लिखेंगे तो थीटा वन इज इक्वल टू कॉस इनवर्स लगा दीजिएगा जो भी आए, बाकी आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब ये नेक्स्ट पार्ट है और हमें लगता है कि आप लोग यही वाला करोगे, क्योंकि ये सवाल मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा यही वाला करेंगे, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपको बता दें इसमें इंटीग्रेशन दिया गया है 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये क्या है डी एक्स। तो इसको समाकलन करना है, इसका आंसर कितना है। कभी कभी सिद्ध करने में पूछ लेता है, इसका आंसर जो है आपको याद ही होगा, बहुत लोग याद कर लेते हैं, इसका पाई स्क्वायर अपॉन 2 भी आता है कि नहीं। तो इसमें से यही आंसर आएगा, सिद्ध करने के लिए भी आ जाता। और ये देखिए अकेला दम 8 नंबर का क्वेश्चन आया, यही करेंगे हमें पता है। तो आपको मालूम है कि इसमें सबसे पहले अगर x है तो सबसे पहले ये नियम समझ लीजिए कि fx के पहले अगर x लिखा है और लिमिट लगी हुई है 0 से कुछ 0 से मान लीजिए a लगी हुई है और fx dx लगा है, तो मान के चलिए इसको पहले हटाना होता है। ये हटता कैसे आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है 0 से a fx dx अगर है तो ये 0 से a, लेकिन ये जो वेरिएबल ये x होता है ना, देखो लिमिट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो ये x है तो ये a माइनस एक्स में बदल जाता है, तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों की वैल्यू देखो बराबर हो रही है यहाँ से, ठीक है ना। तो अब आप लोग यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब इसका जो वेरिएबल है x है तो वो पाई माइनस एक्स से इंटरचेंज कर मतलब रिप्लेस हो जाएगा, तो ये आई वही रहेगा। देखो इसका मान हमने मान लिया कि आई है तो आई ही रहेगा, लेकिन x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स पाई माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर वैसे ही है कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आप जानते ही हो कि साइन 180 माइनस थीटा पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, और इसके बाद जो है कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का होता है कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर होता है कि स्क्वायर लगा हुआ है, इस कारण से प्लस नहीं आ पाएगा, माइनस नहीं आ पाएगा सॉरी। तो ये देखिए आई क्या वैल्यू आ गया। अब आपके पास दो है, एक आई ये और ये जो x पहले होता है इसको हटाने के लिए जोड़ना होता है दोनों, हमने दो जोड़ दिए जैसे। तो इसमें जो ये dx को हटाने के बाद जो फंक्शन बनेगा उसको पहले आप लोगों ने यहाँ पर रख लिया x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसमें से पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा dx। अब आपको एलसीएम लेना है, सेम एलसीएम मिल रहा है, जोड़ने के बाद देखिए एलसीएम लेना है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ एक्स है और प्लस पाई माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई सीधे बाहर, तो 1 अपॉन ये बचेगा। अब आपको बता दें इंटीग्रेशन के एक टाइप आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी होते हैं टाइप, अगर याद करें जैसे इंटीग्रेशन और कुछ लिखा हुआ ऊपर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए, ध्यान रहे। अगर मान लीजिए कि a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स कर दे, अगर पूछ रहे हैं डी एक्स, तो इसमें यही काम करेंगे, नीचे हमेशा tan स्क्वायर में बना देंगे और ऊपर सेक स्क्वायर बनाया जाता है। 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर का रूप अगर आप लोगों को दे रहा तब भी आप यही काम करेंगे कि नीचे tan बनाएंगे, भले किसी मतलब जैसे इसमें कॉस स्क्वायर से गुणा भाग कराना पड़ेगा, इसमें से कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसमें साइन स्क्वायर एक्स से गुणा भाग कराना पड़ेगा, जैसा भी हो। और अगर अपॉन में 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर जैसे यही आ रहे दोनों आ रहे हैं, तब भी पूरा अंश में सेक स्क्वायर एक्स बनाया जाता है और हर में पूरा tan का फंक्शन बनाया जाता है, tan ही होना चाहिए, ये नियम होता है, इससे समाकलन काफी सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या आता है। इसमें से हम लोगों ने क्या किया कि ये जो cos स्क्वायर एक्स है इसको निकाला कॉमन, कॉमन कैसे निकला, यहाँ cos स्क्वायर एक्स से गुणा और cos स्क्वायर एक्स से भाग, तो इसमें से cos स्क्वायर एक्स देखिए बाहर हो जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स ये बचेगा, ये
तो ये ऊपर आएगा तो 1/cos स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा, और यहाँ है ए स्क्वायर प्लस और ये बी और ये tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 2i इक्वल टू पाई 0 to पाई है ये। अब देखो होता क्या है कि अगर हम लोगों ने गलती से अगर यहीं पर मान लिया tan x बराबर, ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग tan x बराबर t मान लेंगे, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे tan स्क्वायर एक्स का tan x हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से देखिए एडजस्ट हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। लेकिन जब लिमिट चेंज करेंगे तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि जहाँ माना जाता है वहीं से लिमिट चेंज किया जाता है, तो x की जगह 0 रखेंगे तो tan 0 आएगा, tan 0 का वैल्यू 0, तो लोअर लिमिट कितनी हो गई 0। और इसके बाद अपर लिमिट पाई रखेंगे, देखिए tan पाई रखेंगे, tan पाई का मान कितना होता है, ये भी होता है 0। तो यानी लोअर लिमिट भी 0 हो जाएगी और अपर लिमिट 0 हो जाएगी, तो इस समय इंटीग्रेशन का मान 0 हो जाएगा, जो कि गड़बड़ है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से सवाल फंस सकता है जो भी बच्चा ध्यान नहीं देगा तो, क्योंकि एग्जाम में दिमाग टेंशन बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए जरा एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन तो ये दिया है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी tan स्क्वायर एक्स। इसमें एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि जैसे 0 से 2a हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो 2 यानी इंटीग्रेशन की वैल्यू डबल हो जाएगी लेकिन लिमिट हाफ हो जाएगी। लेकिन ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए। दोनों में देख लेते हैं, जैसे एफ 2a माइनस एक्स निकाल के देखते हैं। फंक्शन हमारे पास ये है, इसको पहले हमने बड़े प्यार से इधर लिखा। अब इसके बाद जो है अपर लिमिट चेक किया, कितना है पाई है, जैसे इसकी लिमिट कितनी है 2a, यहाँ एफ 2a माइनस एक्स चेक कर रहे हैं, हमने किया पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए जरा जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ पर आपको रख देना है पाई माइनस एक्स, पाई माइनस सेक स्क्वायर लगे हैं सब प्लस के, आने आँख बंद करके प्लस के आगे, देखो वापस वही आ गया, एफ एक्स ही आ गया ना, यानी एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब है पहले क्या करना पड़ेगा, लिमिट को हाफ, यही इंपॉर्टेंट था इस सवाल में। तो लिमिट को हाफ करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा पहले इंटीग्रेशन के बाद, और उसके बाद पूरा एक ही जैसा रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो चलिए जरा ये आ जाता है 2i इक्वल टू, देखो 2 हो गया, लिमिट हो गई हाफ, बाकी वही लिखे, तो 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल टू आ जाए। अब आराम से मानिए आप लोग, लिमिट भी अलग अलग आएगी। मान लेते हैं tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स से dt से रिप्लेस हो जाएगा, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा। बाकी आप जानते हो कि जहां मानते हैं वही लिमिट चेंज करते हैं। जब x बराबर कितना रखेंगे 0, यहाँ पर रखा जाएगा x बराबर 0, तो t बराबर tan 0, अर्थात t बराबर पहले 0 आ जाएगा x बराबर 0 पर। तो इसका मतलब लोअर लिमिट है तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट जैसे पाई बाई 2 रखेंगे, x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे तो tan पाई बाई 2 होगा, अर्थात इसकी अपर लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी चलेगा। अब ये फार्मूला बन जाएगा भाई, आप जानते हो, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर दिया है, तो इसका फार्मूला जो होता है इंटीग्रल 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए होता है, नहीं प्लस सी। तो इसमें से देखो होता क्या है कि यहाँ पर x नहीं है, यहाँ बी टी का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको, बी टी का होल स्क्वायर। तो इसमें जो जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा हो उसके गुणांक में अगर कोई चीज़ है तो अपॉन में आती है, इसलिए यहाँ पर देखो कहीं बी नहीं नजर आ रहा है, हमने समाकलन कर दिया, लेकिन इसमें से यहाँ पर अपॉन में आएगी, अर्थात ये पूरा जितना दिया गया पूरे के अपॉन में बी आ जाएगा, तो बी का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो पाई ये है अपॉन 2a भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये समझ जाइए, पाई अपॉन ए भी समझ जाएगा पहले, है ना, ये 2 मिस्टेक हो गया है, इसको आप काट दीजिएगा, पाई अपॉन ए बी। अब इसके बाद जो है आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो पाई अपॉन ए बी है बेटा ये, तो चलो हम हटा ही देते हैं, ये पाई अपॉन कितना है ए बी, और ये भी है पाई अपॉन ए बी, ठीक है। तो अब हम लोग करते क्या है कि ये जो है पाई बाई 2 है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पाई पाई का पाई स्क्वायर अपॉन बी, ये आंसर हो जाएगा 8 नंबर, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जरा क्या बोल रहा है, फलन उच्चिष्ट मान, बिल्कुल सरल है भैया, इसमें तो y बराबर ही दिया गया है। उच्चिष्ट मान के लिए आपको पता है कि एक बार अवकलन करो, दोबारा अवकलन करो, और दोबारा अवकलन करने में पहले वाले अवकलन को 0 के बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा cos x इज इक्वल टू sin x, ये अपॉन में लाएंगे, ध्यान रखिएगा tan x। अच्छा यहाँ पर अच्छे बच्चों के लिए बता देते हैं कि जैसे x की वैल्यू यहाँ पर ये आ रही, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना, एक ही वैल्यू नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हो, पढ़ा होगा आप लोगों ने थीटा का व्यापक मान, तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस कितना होता है अल्फा,
तो ये tan थीटा और tan अल्फा है, यही होता है ना। तो n पाई प्लस अल्फा, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आपको लगानी पड़ेगी, तब पूरी जनरल वैल्यू, लेकिन काम इतने में ही हो जाना है, इसलिए पूरी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओरिजिनलिटी इसकी यहाँ पर मिलेगी जब पूरी वैल्यू लेनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो सेकंड डेरिवेटिव आता है उसमें x बराबर वैल्यू रख करके देखते हैं, अगर वो नेगेटिव आता है तो आपको मालूम है कि उच्चिष्ट होगा, ठीक है ना। तो उच्चिष्ट मान निकालने के लिए बोल रहा था, जो फंक्शन दिया है इसमें रख देंगे तो √2 इसका आंसर आएगा। आसान है, क्वेश्चन कर सकते हो। ये है देखिए संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का, और ये क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, आसान भी है। इसको थोड़ा सा समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सवाल कह रहा है एक थैले में 4 लाल, देखिए जरा, हमने ये थैला ए ले लिया है, इस थैले ए को ध्यान रखिएगा। थैले ए में 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 4 1 2 3 4 लाल है, और ये जो है ये सफेद कलर से, अंदर तो काला है ना, तो ये 5 काली माने। और इसके बाद जो है दूसरे में कह रहे हैं 6 लाल, 1 2 3 4 5 6 लाल है और 3 काली, 1 2 3 3। अब आगे बोल रहा है कि एक थैले में से ए से निकालकर थैले बी में स्थानांतरित कर दी जाती है। मतलब पहले क्या कर रहा है, 2 थैले में इस प्रकार से गेंदें भरी हुई हैं, लाल काली जो भी है, उसके बाद यहाँ से एक गेंद निकालेगा, 1 बॉल निकालेगा और इसमें से क्या करेगा, डाल देगा पहले। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन तो उठ ही रहा होगा कि भैया एक गेंद निकालेगा तो 2 प्रकार की गेंदें हैं, तो ये भी जा सकती है और ये भी जा सकती है। फिर आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है इसके बाद बी में से एक गेंद निकाली जाती है। तो अब आप लोग जरा ये बताओ कि जब इसमें से पहले स्थानांतरित कर देगा फिर निकालेगा तो एक गेंद तो एक्स्ट्रा ही जाएगी। अब लेकिन ऑप्शनल क्या बनता है, ऑप्शन ये बनता है कि या तो ध्यान रखिए, या और ये दो कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी को बहुत इजी बना देता है, जैसे क्रमचय संचय को बनाता है। तो या तो कौन सी गेंद निकाली जाएगी, लाल, या तो काली, तो दो में से एक यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ से जो है लाल निकाल रहा है। तो ऐसा करते हैं कि जो ये घटनाएं देखिए हमारे दिमाग में उठ रही हैं, आपके दिमाग में भी आ रही होंगी, कि सबसे पहले देखो जो लास्ट वाला रिजल्ट देना है, लाल होने की प्रायिकता निकालना है, लेकिन किस थैले से, बी से। तो फाइनली हमने सबसे पहले मान लिया कि जो ई घटना है थैले बी से लाल गेंद निकालने की घटना है, ठीक है ना। तो ये घटना हमने ई मान लिया कि इससे जब निकालेंगे गेंद। अब इसके बाद यहाँ से भी तो ऑप्शन बन रहा है ना कि ये गेंद पहले जाएगी, मतलब एक गेंद जाएगी कौन सी, लाल। पहले हमने लाल गेंद थैले ए से थैले बी में लाल अगर जा रही है उसको हमने घटना ई मान ली, मतलब थैले ए से स्थानांतरित गेंद के लाल होने की घटना ये है E1। E2 मान लिया क्या, थैले ए से स्थानांतरित गेंद के काली होने की घटना, क्योंकि 2 प्रकार की गेंदें यही जाए। अब जरा पहले सुन लीजिए, कुछ चीजें बोल रहे हैं, एंड और का कंसेप्ट, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कैसे हम लोग इस सवाल को डील करेंगे, थोड़ा पढ़ने में ही पूरा हो जाए। इससे कौन सी गेंद निकाली जाएगी, पहले मान लेते हैं लाल, पहले से लाल गेंद स्थानांतरित की जाएगी और फिर आपको पता होगा कि लाल स्थानांतरित है, पता है लाल स्थानांतरित है, और फिर लाल गेंद निकाली जाएगी। मतलब पहले इससे जो है लाल गेंद स्थानांतरित हुई और एंड मतलब इनटू आएगा बीच में, और फिर लाल गेंद निकाली जाएगी। फिर इसके बाद काली गेंद इससे स्थानांतरित होगी, अथवा ऐसा होगा ना भाई, इससे काली गेंद स्थानांतरित होगी और फिर लाल गेंद निकाली जाएगी। मतलब फिर से एक बार रिपीट करते हैं, रिपीटेड, लाल गेंद स्थानांतरित की जाएगी और फिर लाल गेंद निकाली जाएगी, या फिर काली गेंद स्थानांतरित की जाएगी और फिर लाल गेंद निकाली जाएगी। अब देखिए जरा कैसे बनेगा, इसको हम समझाते हैं आपको, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। तो इससे जब देखिए इसमें से 4 लाल 5 काली गेंदें हैं, पहले लाल गेंद जाएगी, लाल जाने की प्रायिकता कितनी है, 4 है, और टोटल इसमें कितनी गेंदें हैं, 9 है, 9 दोनों में है। तो 4 गेंदें, 4 में से एक ही तो जा सकती है, तो 4/9 यही है थैले ए से लाल गेंद स्थानांतरित होने की प्रायिकता। अब फिर जब लाल स्थानांतरित हो गई तो फिर इसके बाद इससे कह रहा है लाल निकालने की प्रायिकता। आपको पता है स्थानांतरित कौन हुई है, लाल। ये देखो नीचे आ जाएगा, लाल गेंद स्थानांतरित हुई है, आपको पता है, फिर इससे लाल निकाली गई है, आपको घटना देखिए थैले बी से लाल गेंद निकालने की घटना माना गया था ई। तो लाल गेंद निकाली गई है थैले बी से, लेकिन आपको पता है कि थैला ए से कौन सी गेंद आई है, लाल ही आई है, इसलिए जो है तो लाल आ गई यहाँ पर 6 पहले थी, एक लाल और आ गई, तो कितनी हो गई, 7 हो गई लाल, 7 बटे, और टोटल गेंद हो जाएगी इसमें 10, क्योंकि एक बढ़ गई।
बी से स्थानांतरित गेंद। अब देखो, अब इससे अगर कौन सी आ रही है, काली गेंद आ रही है, इससे काली गेंद आ रही है, तो काली गेंद स्थानांतरित होने को हमने E2 कहा था, तो PE2 इक्वल टू हो जाएगा 5/9, ठीक है ना, 5/9 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितनी गेंदें पड़ी हुई हैं, 5 गेंदें हैं काली, काली 5 गेंदें, तो काली स्थानांतरित हो रही है, तो 5 में से कोई एक स्थानांतरित हो जाएगी, टोटल 9 है, 5/9 ही आ जाएगा, 5/9। अब देखिए 5/9 ये तो हो गया। अब उसके बाद आपको पता है कि अब इससे कौन सी गेंद स्थानांतरित हो रही है, काली पता है, और काली स्थानांतरित होने की E2 है, तो E2 आएगा अपॉन में, पता है कि काली गेंद स्थानांतरित हो रही है, लेकिन कौन सी निकाली जा रही है, मतलब फिर से इससे लाल गेंद निकाली जा रही है, यही है, तो मतलब PE अपॉन E2। बेटा ये संपूर्ण प्रायिकता का सवाल बनता है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का। अब सुनिए जरा कैसे जो है फार्मूला बने, एंड और से सुनिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ये नोटेशन लिखा, पहले सुनिए, यहाँ से कौन सी गेंद निकाली जा रही है, लाल, लाल गेंद निकाली जा रही है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ जो लाल गेंद निकाली जा रही है, और फिर बी से लाल गेंद निकाली जा रही है, ये यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1। और इसके बाद या फिर पहले वाले के थैले से जो है काली गेंद निकाली जा रही है, और फिर दूसरे वाले थैले से कौन सी गेंद निकाली जा रही है, जो पूछ रहा है लाल, ठीक है ना, इस तरह से, तो ये वही बन रहा है, यानी पहले वाले थैले से आई हुई है लाल गेंद, और फिर लाल ही निकाली जा रही है, और मतलब एंड आ गया, इनटू हो गया, या फिर क्या हो रहा है, पहले वाले थैले से स्थानांतरित की गई है काली गेंद, और फिर ये, तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का लक्षण होता है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ नहीं है बेटा, ये वैल्यू रखनी है आपको बस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E, मतलब दूसरे वाले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता PE प्लस ये फार्मूला जो बन जाएगा संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का, तो इसमें PE1 4/9, PE ये 7/10, ये हो जाएगा 5/9, और ये तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा, देख लीजिए, मल्टीप्लाई होगा 4 7 28/90, और 55 30, 28 30 56/90, और काट देंगे थोड़ा बहुत ये आएगा 29/45, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ाते हैं, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, इसको हम जो है कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें ट्रिक बताते हैं कैसे करेंगे। जब ऐसा सवाल दिया हो, मतलब इस प्रकार से px प्लस क्यू अपॉन, और ये नीचे द्विघात हो, द्विघात अंडर रूट के अंदर हो या बाहर हो, मतलब ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह का समाकलन कभी भी करना हो, यहाँ रूट भी हो सकता है, या फिर ये ऐसा हो जाए px प्लस क्यू ये बाहर हो जाए, और अंदर ये अंडर रूट के अंदर देता है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके सबके लिए एक ही रूल होता है कि इस चीज़ का आप लोग अपने मन में ये अवकलन सेट कर लो, ठीक है ना, अपने मन में अवकलन कर लेते हैं। जैसे दिया है 2x² प्लस 3x माइनस 3 है, तो ये दिया है 2x² प्लस 3x माइनस 3। वैसे कुछ लोग इसका जो है अपना अलग तरीके बताते हैं कि अंश बराबर इतना मान लो m/dx, हर मान का, तो हम सीधे सीधे करेंगे इसको, और बहुत आसान भी है। तो इसमें से इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा भाई, सीधी सी बात है 4x प्लस 3 आएगा, तो माइंड में आ ही सकता है ना। तो अब ऊपर यही सेट करना होता है, तो देखो 2x तो दिया है, लेकिन 2 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 2 से भाग दे दिया, तो 4x सेट हो गया। अब ये जो 2 है इसको लिख दिया 3 - 1, तो हमने इसका अवकलन सेट कर लिया है, ठीक है ना। अब इसको अलग अलग कर देंगे तुरंत इसके साथ, तो 1/2, और इसके साथ में अगर अलग करेंगे तो यह जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ये dx माइनस, अब ये जो है 1/2, और इसके साथ में चला जाएगा -1, तो मतलब माइनस का पहले आ जाएगा ये। अब आपके पास दो पार्ट हो गए, तो पहले वाले पार्ट का अगर समाकलन करना है, तो ये जो अंदर पूरा जितना बनी बना आपने अभी तक किया था, तो इसको अब पहले कर लीजिए, मान लीजिएगा इसको, ठीक है ना। I1 I2 में तोड़ करके लिखा गया है, यहाँ पर I1 को हमने पहला वाला मान लिया है, इसको I1 मान लिया, इसको I2, वही ये दिखाया है यहाँ पर, I1 ये हो गया, I2 ये हो गया। अब इसमें से इसको मान लिया जाएगा, देखो कंप्लीट माना हुआ है, तो इसको मान लिया जाएगा, मानने के बाद कितना आ जाएगा 4x प्लस 3 अवकलन पहले से सेट कर चुके हैं, तो ये यहाँ तक देखो 4x प्लस 3 dx पूरा dt से रिप्लेस हो जाएगा अंडर रूट t, इसका समाकलन तो आप कर ही लेंगे, इसका समाकलन करने के बाद ये वैल्यू इसकी ये आ जाएगी, ठीक है, कांस्टेंट C1 लगा देते हैं, ये आ जाएगा। अब इसके बाद जो है दूसरा वाला जो I2 बचा है, तो I2 ये वाला है, ठीक है ना, I2 ये है, तो इसको आप लोग जो है यहाँ सॉल्व करेंगे, I2 ये, तो इसके लिए पूर्ण वर्ग बनाना होता है। पूर्ण वर्ग बनाना आप पता ही है कि जो है 2 का पहले क्या निकाला जाएगा, कॉमन निकाल लिया जाएगा, ताकि x² गुणांक में 1 ही होना चाहिए, कंडीशन होता है। तो निकालेंगे, रूट लगा हुआ है तो √2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 1/2 पहले से चल रहा था, तो ये हो जाएगा x², और इसके अपॉन में 2 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 आ जाएगा,
अब ये जो मध्य वाला पद होता है इसको आप लोग क्या करेंगे, आधा करेंगे, अर्थात 3/2 है, इसका भी आधा कर देंगे, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो 9/16 हो जाएगा। तो यही जोड़ दिया जाएगा 9/16 और 9/16 इसी में घटा दिया जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा, इसका बनेगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस, और इसका लासा लेकर के देखिए बगल में हल कर दिया हमने, -9/16 माइनस 3/2 है, उसको सॉल्व किया तो माइनस का 35/E आया, ठीक है ना। तो आगे आप लोग इसमें फार्मूला जो आप जानते हैं, अंडर रूट 1/√ऑफ x² माइनस a², ये फार्मूला जो होता है इंटीग्रेशन dx, सब फार्मूला अप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, मतलब I2 का वैल्यू आ जाएगा और I2 और I1 दोनों रख देंगे, कठिन नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवकल समीकरण है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अवकल समीकरण इसको हल कीजिए, ये बहुत आते, देखिए 8 नंबर का आया लेकिन है बहुत आसान। दिया क्या है, ddx ऑफ y माइनस का 3y cot x प्लस sin x, ये लीनियर वाला है बेटा, सीधी सीधी बात है, लीनियर रैखिक वाले दो टाइप के होते हैं। तो पहला वाला टाइप का है ये, जो कि ddx ऑफ y बनता है ddx ऑफ y प्लस px प्लस q बराबर, सॉरी ddx ऑफ y और प्लस py बराबर q, यहाँ पर p और q ये होते हैं जब ddx ऑफ y देता है उस समय, और एक होता है dy ऑफ x, dx बटे dy पढ़ो भाई, और इसके बाद यहाँ पर होता है प्लस px बराबर q, यहाँ p और q y के फलन होते हैं लेकिन यहाँ p और q x के फलन होते हैं इस समय। तो इसको पहले ऐसा हम सेट कर लेते हैं भाई, जैसा ये पहला वाला रूप है ddx ऑफ y प्लस px बराबर q के रूप में, तो ये हुआ प्लस, देखो -3 cot x को अंदर लिखा और y आपको बाहर ही है बराबर sin 2x है। तो अब ये जो समीकरण एक दिया गया इसकी आप लोग तुलना कर लीजिए, जो ये जनरल होता है इसका व्यापक रूप लीनियर वाले का होता है, रैखिक वाले का, तो ये हो जाएगा ddx ऑफ y प्लस py, तो देखो ये तो जैसा है वैसा यहाँ भी है, लेकिन y का गुणांक p है तो यहाँ y का गुणांक जो भी होगा वही p का मान हो जाएगा, बराबर q की जगह sin 2x हो जाएगा, ये मान। इसके बाद निकालते हैं IF इज कॉल्ड इंटीग्रल फैक्टर, समाकल गुणक। तो इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला आपको याद करना होगा e की पावर, भाई IF के लिए फार्मूला होता है इंटीग्रल फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p और इस केस में dx, ठीक है ना, जो हम लोग सवाल मिला है आपको p और q चूंकि x के फलन है, x आ रहा है इसलिए p इंटू dx, तो p का वैल्यू है माइनस का 3 cot x dx, तो e की पावर इंटीग्रेशन -3 cot x dx ही आ जाएगा। इसके बाद e की पावर -3 और ये जाएगा cot x dx, 3 बाहर कर लिया गया है, तो cot x का समाकलन आप जानते हैं इंटीग्रल cot x इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू होता है log sin x होता है, तो ये log sin x आ जाएगा, इसका समाकलन होगा। लेकिन ये जो -3 है ये, तो एंड log m, यहाँ से फार्मूला लगाया जाएगा तो ये जाएगा log m की पावर n, ध्यान रहे कैलकुलस में अगर बेस उल्लेख नहीं है तो बेस में e चलता है, तो यहाँ पर हमने बेस नहीं लगाया लेकिन e है, तो sin x की पावर -3 हो जाएगा। अब एक फार्मूला और भी होता है कि अगर जैसे e की पावर log x बेस e, मतलब जिसकी पावर में log लगा है उसका बेस भी अगर e है तो इसकी वैल्यू x निकल करके आती है, तो यहाँ से निकल के आएगा sin x की पावर -3, ठीक है ना, तो ये 1/sin, तो IF निकल आया 1/sin3x। तो अब जो मेन फार्मूला होता है वहां पर वैल्यू रख देंगे और यहीं से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो y इंटू IF, तो y इंटू IF की जगह हो जाएगा 1/sin3x, IF इतना निकला है, और उसके बाद इंटीग्रेशन, और q का वैल्यू आपको याद होगा sin 2x है, और ये IF फिर से यहाँ रख दिया sin 2x का, ये तो लेफ्ट हैंड साइड वैसे चलता रहेगा, यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि समाकलन करना है। तो sin 2x है तो sin 2x को लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x, तो 2 बाहर है और sin x cos x, ये एक sin x क्यूब से एक तो कट जाएगा तो बचेगा cos x बटे sin स्क्वायर x, ये देख रहे हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को अगर इतना मिल गया है तो अब आप लोग क्या करेंगे, sin x को मान लेंगे क्योंकि ऊपर उसका डेरिवेटिव है, हमेशा ध्यान रहे कोई फलन हो वही डेरिवेटिव हो तो फलन को मान लिया जाता है, sin x को मान लिया जाएगा तो cos x मिल जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt, तो cos x dx इज इक्वल टू dt ये रख दिया गया और इसकी जगह sin x ये t² हो गया। इसको ऐसे करेंगे कि इसको जो है ऊपर मतलब करेंगे तो t की पावर -2 dt आएगा, इसमें समाकलन लगा देंगे, एक x की पावर n dx, फार्मूला होता है x की पावर n+1/n+1 प्लस c,
तो इसमें से फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो -2 + 1 से एक माइनस आएगा जो यहाँ सेट कर देंगे। ये देखिए, तो ये माइनस का 2 -1 आया, तो ये -2t⁻⁻1, तो -2/t प्लस c आ जाएगा। और यहाँ पर जो चल रहा था y/sin³ और -2/t का जो माना गया था t बराबर sin x बराबर t माना गया था, तो यहाँ से t का वैल्यू रख देंगे, sin x इतना आ जाएगा। अब इसके बाद आपके करने क्या है, sin³ से गुणा करा दीजिए, तो y भाई sin³ से गुणा होगा तो ये कट जाएगा, तो y बराबर यहाँ जाएगा तो sin³ होगा तो sin² x बचेगा केवल, और यहाँ c sin³ x आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन में ध्यान दिए होंगे कि एक चीज आपको दी गई थी क्वेश्चन में, कह रहा था कि जबकि x बराबर π/2 पर y बराबर 2 है, ये क्या है मामला। ये मामला ये है कि ये c जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है ना, तो वहां पर ये जो है इसकी वैल्यू लगा मतलब निकाले, c की मान निकालने के लिए होता है, इसको बाउंड्री कंडीशन कहते हैं, बाउंड्री कंडीशन है ये। तो बाउंड्री कंडीशन सी का मान निकलता है। हम भाई सोचते रहते हैं ना कि जो है समाकलन ये सी क्या होता है, कहाँ से आता है, तो बस जैसे बाउंड्री कंडीशन होगी तो ही सी का मान निकलेगा। तो अब यहाँ पर आपको वही चीज रख देनी है, x = π/2 पर y बराबर 2 है, तो x की वैल्यू जहाँ जहाँ x है, ये भी x है, sin x, तो यहाँ π/2 रख दिया जाएगा, तो y का वैल्यू 2 है, ठीक है ना। ये तो इस प्रकार से आप लोगों को c का वैल्यू 4 आएगा शायद, निकाल के देखिएगा, और फिर वापस यहीं पर वैल्यू c का रख देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ सवाल के आंसर इसमें गड़बड़ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप लोग कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अपना ध्यान रखिए, इसको कंप्लीट करिए, नेक्स्ट पार्ट आने के पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा सा आप लोगों को जो है लाभ रहेगा, नहीं तो कोर्स बढ़ता रहेगा तो आप लोग समझ रहे हो कि फिर आपको कवर करना मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, जल्दी समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, रेगुलर पढ़ते रहिए।